Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. हम लोग बजट आज पढ़ना था और बजट का जो कंपोनेंट्स है पहले उसको हम लोग पढ़ ले और फिर स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशन है, स्टेट सेंटर और लोकल अथॉरिटीज ये इन सब का क्या रिलेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग वो जो बजट का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ लें। जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि बजट जो है वो एक प्लान है और बजट हमेशा एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए ही बनता है। वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए बनता है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम कहने का मतलब 1 ईयर के लिए बनता है। और यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट बजट इन सपोर्ट टू द 5 ईयर प्लान्स बनता है। जो 5 ईयर प्लान्स है उसको सपोर्ट करने के लिए ये बजट बनता है। अब अगर हम लोग बजट की बात करें तो बजट में जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट बजट की अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट बजट में एक बहुत यूनिक फीचर रहता है कि गवर्नमेंट पहले प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में विवरण देती है और उन प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर्स के आधार पे फिर वो रेवेन्यू रियलाइजेशन के ऊपर बात करती है। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट बजट को कैटेगराइज करें तो गवर्नमेंट के बजट को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा तो हो गया कि गवर्नमेंट के पास क्या रेवेन्यू आएगा, क्या रिसिप्ट्स होगा, और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो बजट है दैट बजट has two important components. One is the receipts and the other one is the expenditure. अब ये रिसिट और एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, एक सवाल आया था मेरे ख्याल से मनीष का सवाल था कि सर बजटरी डेफिसिट क्या होता है। मनीष है क्लास में? Yes, sir.
तुम्हारा ही सवाल था ना मनीष? Yes, sir. तो बजटरी डेफिसिट क्या है? सर जब बजट एक्स बजटरी डेफिसिट का मतलब होगा कि एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसिप्ट, अगर ये होगा तो इसको हम लोग कहते हैं बजटरी डेफिसिट। अब ये दो वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, इन दोनों में कोई फर्क है या दोनों सेम है? Expenditure, that is estimation of future expenses and expenses that is occurred from and reduced from the income. This is actually occurred. कोई और बताएगा? Yes, sir. बोलो। एक्सपेंसेस हम लोग डेली यूज करते हैं, और एक्सपेंडिचर कोई जैसे कोई भारी चीज ले रही हो जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी जैसे ये सब, और एक्सपेंसेस हम लोग डेली यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर नेम? तन्वी सर। तन्वी, रोल नंबर 13। यस सर। ठीक है, तन्वी का आंसर बहुत सही है। तन्वी ने कहा कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो डे टू डे नेचर, जो डे टू डे बिजनेस में हम लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसे अगर हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो रेंट पे करते हैं, जो सैलरी पे करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, जो स्टेशनरीज के ऊपर खर्च करेंगे, या जो मोबाइल चार्जेस पे करेंगे, और भी जो डे टू डे जो पैसा जाएगा उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि जब आप किसी लंबे यानी कि दीर्घकालिक संपत्ति को, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट को, या जब आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंस जो है वो रिकरिंग नेचर का होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और ये काफी बड़ी मात्रा में खर्च किया जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए हम लोग ये एक्सपेंडिचर शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो सरकार पैसा खर्च करती है वो छोटे मोटे पैसे नहीं होते, वो काफी बड़े पैसे होते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर योजना के तहत इसको खर्च करती है, या प्रस्ताव के तहत, या किसी प्रपोजल के तहत इसको खर्च किया जाता है। तो बजटरी डेफिसिट का मतलब हुआ कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रिसिट को एक्सीड कर जाए, यानी कि प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट एक्सीड्स द प्रपोज्ड रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का आजकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बजटरी डेफिसिट को कोई हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जो आजकल जो कॉन्सेप्ट यूज में आता है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर का जो अलग अलग कंपोनेंट है वो क्या क्या है, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर दो होगा। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कैसे समझेंगे, क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो बार बार खर्च किया जाता है। जो बार बार खर्च किया जाता है। समथिंग एल्स? सैलरी, ओल्ड एज पेंशन। सर जो गवर्नमेंट सैलरी के और एसेट्स और सर जो गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं डालता है। इम्पैक्ट नहीं डालता है, इसका मतलब? इसका मतलब सर वो एसेट्स को डिक्रीज नहीं करता है और लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो। यानी कि बिजनेस के पास या इकोनॉमी के पास से पैसा जा रहा है, सरकार के पास से पैसा जा रहा है। तो जैसा खुशी ने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो एसेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट होगी। अब इसका मतलब क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर परचेज करेंगे तभी पैसा जाएगा। Yes, sir. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, यानी कि इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं होगा। और डिक्रीज Please, In money. डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, LTL, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये भी नहीं होगा। डिक्रीज मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे देश से उधार लिया है, किसी संस्था से अगर सरकार ने उधार लिया है, तो अगर वो उसको रीपे कर रही है तो रीपे करने में आउटफ्लो होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ध्यान ये देना है कि न तो इसमें आप किसी एसेट को परचेज करेंगे और न किसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का रीपेमेंट होगा। मतलब इट विल नीदर लीड टू एन इंक्रीज इन द एसेट नॉर विल लीड टू एनी रिडक्शन इन द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर कहने का मतलब ये बार बार अपने आप को दोहराता है, रेकरिंग नेचर का होता है। और इसका जो अमाउंट रहता है, अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल, अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल, स्मॉल अमाउंट का ये होता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल में? हेलो? Rent paid. Any business operation by the company. एनी बिजनेस Operations done by a company. ये कंपनी की बात नहीं हो रही है रोल नंबर 19, वी आर टॉकिंग Sir, अबाउट social गवर्नमेंट। infrastructure or defense equipments, subsidy, pensions. सर वेज बिल। जैसा कि जवाब आया। हाँ क्या? सर वेजेस, हाँ वेजेस बिल। हाँ हाँ, वेज बिल हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी देना हो सकता है। फिर एक आंसर और आया, जैसे सब्सिडीज वगैरह हो सकती है, या प्रोविडेंट फंड्स वगैरह में कंट्रीब्यूशंस हो सकता है। हाँ, या आप यूं कहें कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट फॉर्म करेंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट फॉर्म करेंगी। जैसे ओल्ड एज पेंशन्स देना हुआ, या Yes, sir. मतलब Unemployment अगर हम लोग बात allowances. करें कि जैसे हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अगर है तो ठीक है, पेंशन्स वगैरह देना, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देना। तो ये सब जो है, ये सब रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है। इससे ना तो कोई एसेट इंक्रीज होता है और ना कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिक्रीज होती है। अब अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सबसे पहले नॉन रिकरिंग नेचर का होता है।
नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग का मतलब ये अपने आप को रिपीट नहीं करता, That ये is a अपने terminating. आप को रिपीट नहीं करता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कहता है इसमें अमाउंट जो है वो लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है। अमाउंट इज लार्ज या बिग, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। और इससे क्या होता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, यानी कि आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। और दूसरा रिडक्शन होता है, या Long हम term लोग ये कह liabilities. सकते हैं रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या आप यूं कह सकते हैं कि लाइबिलिटी डिक्रीज कर जाती है और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार किसी जगह जाके किसी एसेट को एक्वायर करती है, या सरकार अगर किसी दूसरे जगह दूसरे नेशन को लोन प्रोवाइड करती है, या सरकार के ऊपर पहले से कोई कर्ज है, सरकार उस कर्ज को रिडीम कर रही है, लौटा रही है, या अगर सरकार का कोई कर्ज मैच्योर हो गया है, उस मैच्योरिटी पे सरकार उस कर्ज को रिपे कर रही है, तो ये तमाम चीजें जो होंगी ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। और इसका अमाउंट काफी बड़ा होता है और ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये अपने आप को दोहराता नहीं है। सर अब हम नॉन लोग रेकिंग ये को तो यहाँ था पे टर्मिनेटिंग भी कर सकते हैं क्या? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का नॉन रेक मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन रेकनिंग ही होता है। जैसे हम लोग पहले 10th में पढ़े थे कॉन्सेप्ट डेसिमल, उसमें था नॉन रेकनिंग एंड रेकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। टर्मिनेटिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाता है, रेकरिंग सेम वे में इंक्रीज और कॉन्स्टेंटली वो होता है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त होना हुआ। यस सर, तो ये भी तो तो नॉन रेकरिंग है ना? तो नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक बार हो गया, ये बार बार नहीं होता। सर तो एक नॉन पर्टिकुलर रिपीटिंग। पॉइंट पे नॉन रिपीटिंग नेचर का है ये। तो वंस इट यस इज सर। डन, इट इज डन। मतलब नॉन रिपीटिंग का है ये, यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी है नॉन रेकरिंग। यस सर, डायरेक्टली हम नॉन रिपीटिंग भी नहीं कर सकते ना सर। जिस तरीके से एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन हुआ था, उसी तरीके से रिसिट्स का भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। रिसिट्स को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो ये भी दो 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 तरीके का होगा। एक रेवेन्यू रिसिट है और दूसरा जो है वो कैपिटल रिसिट है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिट का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा रिसिट, कोई भी ऐसी प्राप्ति जो सरकार को होती हो बिकॉज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंसेस, because of its legal provisions, because of its लॉज, उसकी वजह से जो भी रिसिट उसको होगा वो सब रेवेन्यू रिसिट का पार्ट फॉर्म करता है। रेवेन्यू रिसिट जो है वो रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग नेचर कहने का मतलब वो बार बार होगा, बार बार होता है ये। दूसरा, इसका अमाउंट जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है रेवेन्यू का।
relatively small. अब again point that we should need to understand is कि revenue receipt से ना तो कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एसोसिएटेड है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं होगा इसमें, या क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं होगी, क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं होगी। ये क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं होगी और ना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा। इसमें जो सोर्सेज है वो क्या क्या सोर्स हो सकता है? इसका बहुत Sir, इंपॉर्टेंट सोर्स है टैक्स, direct indirect tax, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइन्स, penalties, fees, इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है Penalty. फीस, इसका इंपॉर्टेंट सोर्स हम लोग कह सकते हैं किसी भी तरीके का जो जो पेनाल्टीज है जो जो लगता है। तो ये सारी चीजें सरकार के रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट फॉर्म करती हैं। जैसे अगर कोई ड्यूटी वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो भी इसका पार्ट फॉर्म करेगी। stamp duty, तो स्टैम्प ड्यूटी का मतलब हुआ कि अगर सरकार किसी एसेट को बेच रही है, अगर आप किसी एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट के परचेज के ऊपर, जैसे लैंड का सेल और परचेज हो रहा है तो उसके ऊपर आपको जो भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ड्यूटी जो आपको पे Okay, sir. करनी है, सब इसका पार्ट फॉर्म करता है। अब हम लोग टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्सेस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो टैक्स का मतलब हुआ कि एक जो इनवॉलंटरी या जो कंपल्सरी ट्रांसफर्स ऑफ इनकम बाय द इनकम अर्नर टू द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। The amount of the income or a certain portion of the income is transferred to the exchequer of the government because the transferor expects that with the amount of tax collected, the government is going to offer some social services. The government is going to develop the social infrastructure required for speedy development and a higher quality of life. उसके लिए हम लोग टैक्स को ट्रांसफर करते हैं या टैक्स के रूप में पैसा पे करते हैं। टैक्स को कलेक्ट करने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है और वो उसके आधार पे हम लोग टैक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जहाँ पे जिसका इनकम होगा वही उस टैक्स बर्डन को भी पे करेगा, उस टैक्स बर्डन को भी बेयर करेगा, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी थर्ड पार्टी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे जैसे सैलरी पे अगर टैक्स लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन होता है Here, sir, gift में क्या क्या included होगा sir? कार वगैरह। तो ये सब पार्ट फॉर्म करेगा किसका? टैक्स का। Sir, direct tax तो में और वो भी डायरेक्ट, हेलो gift में कौन कौन सा include होगा? आवाज नहीं आ रही है साहब। सर आपने डायरेक्ट टैक्स में गिफ्ट वर्ड इंक्लूड किया, तो सर गिफ्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? कोई भी गिफ्ट, उसका एक लिमिट है। गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट में मिला, चेक मिला गिफ्ट में, लैंड मिला गिफ्ट में, ओके सर, कैश ओके मिला सर। गिफ्ट में, कुछ भी गिफ्ट। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स के बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उस इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों को ये समझना एक्साइज, पड़ेगा कि जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में जहाँ पे बर्डन किसी और का है, टैक्स लाइबिलिटी किसी और की, जहाँ पे बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। इंडिया में पहले बहुत सारा टैक्सेस हुआ करता था इनडायरेक्ट का, लेकिन जीएसटी आने के बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे जो काम करना स्टार्ट किया कि वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बहुत सारा जो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो
मतलब मर्ज होके एक एक टैक्स में चला गया। और अभी भी लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों को मतलब जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है या कस्टम ड्यूटी वगैरह लगता है प्रोडक्शन पे और फिर इंपोर्ट वगैरह पे, तो उन सारे टैक्सेस को हम लोग इसमें से अलग किया। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नहीं, कुछ कुछ खास चीज़ों के ऊपर, जैसे मतलब हम लोग बात करें क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितना भी डीजल पेट्रोल एंड ऑल, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी इसको मतलब जीएसटी के दायरे में लेके नहीं आए हैं। और इसमें से हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वगैरह को अभी तक इम्पोज करके रखा है। तो जहाँ पे तो इनडायरेक्ट रीजन टैक्स क्या का है सर? मतलब ये हुआ कि हेलो। तो रीजन क्या है जब हम क्रूड ऑयल को, क्योंकि उस पर सर ज्यादा परसेंटेज चार्ज करते हैं क्या? जीएसटी में अगर उसको डाल देंगे तो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, इसलिए सरकार उसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं कर रही है। सरकार के पास रेवेन्यू नहीं रहेगा फिर। दूसरी बात ये है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला के अगर हम लोग एक कंपोजिट टैक्स की बात करें, तो टैक्स सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट का एक मेजर कंपोनेंट फॉर्म करता है। उसके बाद फीस फाइन्स पेनल्टीज ये सब तो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे। तो कैपिटल रिसिप्ट में भी सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ इस पे ध्यान ये देना है कि इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। सरकार अगर कोई फिक्स एसेट बेच रही है तो उस पे जो पैसा आएगा वो फिक्स एसेट वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। या रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स जो होगा, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स जो होगा या लाइबिलिटी होगी, वो अगर होगा तो इसमें उसको हम लोग शामिल करेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कि सरकार अगर एचपीसीएल बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी, तो वो सरकार का वो सरकार के लिए एसेट है, लेकिन सरकार अगर उसमें अपनी हिस्सेदारी को बेच के कम करना चाहती है, तो उसमें क्या होगा कि सरकार के पास सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। क्योंकि बार बार वो एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकती, बार बार सरकार एयर इंडिया को नहीं बेच सकती, या आप यूं कहें कि और भी अगर किसी एसेट को सरकार बेचना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स को मार्केट में अगर सरकार लाना चाहती है, तो बार बार वो उसके शेयर्स को नहीं बेच सकती मार्केट में। तो अगर सरकार ने अपने एसेट को बेचा, बेचने से जो उसको पैसा आया, वन टाइम रिसिट हुआ, उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या सरकार को अगर फंड्स की जरूरत होती है, सरकार ने बोरोइंग्स किया है इंटरनेशनल बॉडीज से, चाहे फिर वो नेशनल बॉडीज से या कहीं और से इशू करके अपना बॉन्ड्स, अपना खुद का सिक्योरिटी, तो उससे भी जो सरकार के पास पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसिट का ही पार्ट फॉर्म करेगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो हमने बात किया बजटरी डेफिसिट का, अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है।
तो रेवेन्यू डेफिसिट और सरप्लस, इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस बड़ा होगा रेवेन्यू डेफिसिट से, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिट से, तो ये डेफिसिट होगा। और अगर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो वो सरप्लस का केस होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग कैपिटल डेफिसिट और सरप्लस की बात करें, कैपिटल डेफिसिट और सरप्लस, तो कैपिटल डेफिसिट और सरप्लस पे भी चीजें बहुत सिंपल हैं। अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा और कैपिटल रिसिट छोटा तो ये डेफिसिट, और अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो हम लोग उसको सरप्लस कहेंगे। तो अब अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। जैसा मैंने कहा कि बजटरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया। तो बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में से फर्क क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजटरी डेफिसिट एक्सक्लूडिंग budgetary deficit excluding all external borrowings, all external borrowings मतलब ये कि जो भी मेरे पास बजट डेफिसिट होगा उस बजट डेफिसिट में से जितना भी एक्सटर्नल बोरोइंग्स है सबको हम लोग माइनस करेंगे। आप देखिए ये बोरोइंग्स जो है, ये बोरोइंग्स कहाँ पे गया होगा? ये बोरोइंग रेवेन्यू रिसिट का पार्ट फॉर्म नहीं करता। ये बोरोइंग्स जो है वो कैपिटल रिसिट का पार्ट फॉर्म करता है, कैपिटल रिसिट। तो कैपिटल रिसिट में जो हम लोगों ने अब अभी लिखा था पिछले स्लाइड में कि जहां पे सेल ऑफ द फिक्स एसेट होगा या जहां पर रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स होगा, तो अगर वो रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स हुआ है एक्सटर्नली यानी कि बाहर से लिया गया है तो उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। फिस्कल डेफिसिट यही होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि जितना भी एक्सपेंडिचर है सरकार का, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, टोटल एक्सपेंडिचर, उसको हम लोगों को देखना है कि वो हमारे क्या टोटल रिसिट से कितना बड़ा है। लेकिन टोटल रिसिट को कैलकुलेट करते समय बोरोइंग्स जो होगा, एक्सटर्नल बोरोइंग जो होगा, उसको हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम लोग एक्सटर्नल जो बोरोइंग्स होता है उसको इसमें हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तब जाके ये फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। और आजकल बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फिस्कल डेफिसिट का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है या एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर आए जो प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। अब ये प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? प्राइमरी डेफिसिट में जब आप कैपिटल डेफिसिट देखते हैं या जब आप फिस्कल डेफिसिट देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट FISCAL फिस्कल डेफिसिट, तो इस फिस्कल डेफिसिट में जब आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट मतलब जो फिस्कल डेफिसिट, जैसा मैंने ऊपर में बताया, जब आप उस फिस्कल डेफिसिट में से
सरकार के द्वारा जो कर्ज है या जो सरकार को कर्ज पे ब्याज चुकाना है, जब आप उसको माइनस कर देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो प्राइमरी सर डेफिसिट इज पहले नथिंग बट, सर पहले आपने प्राइमरी डेफिसिट का लिखवाया था, फिजिकल डेफिसिट की जगह पे आपने लिखवाया था बजटरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नहीं नहीं, बजटरी डेफिसिट नहीं है, फिजिकल डेफिसिट है। क्या लिखवाए थे देखो तो, अगर बजट डेफिसिट लिखवाए होंगे तो गलत लिखवाए होंगे। सर बजटरी डेफिसिट ही लिखवाए थे। हाँ तो गलत है, वो फिजिकल डेफिसिट होगा, गलत लिखवाए। ओके सर। फिजिकल डेफिसिट होगा। पहले बजट डेफिसिट लिखवाए हैं, वो गलत है, अभी सही कर लो। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट वो माइनस करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। Okay. तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताएं मुझे, समथिंग दैट यू नीड टू आस्क। आउटफ्लो एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू थोड़ा फिर से बताइएगा। क्या बताएंगे? आउटफ्लो जो एक्सपेंडिचर है ना, उसका जो रेवेन्यू है वो फिर से बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर का हो, जिसका अमाउंट स्मॉल हो, और जिसमें आप न तो कोई फिक्स एसेट को परचेज करते हो, न कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को रीपे करते हो, न तो आपका कोई फिक्स एसेट बढ़ता हो, न तो कोई आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कम होता हो। इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिट कहते हैं, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा कि जो सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को रन करने के लिए जो खर्च इनकर किया जाता है, ये सारी चीजें, या जो भी अलाउंसेस वगैरह दिया जाता है, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो सब इसका पार्ट फॉर्म करेगा। रोल नंबर 19, इज इट डन? Yes, sir. रोल नंबर 19, Yes, sir. रोल नंबर 9, इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये सब कुछ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो भी मतलब